हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 2020 का प्री का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये ठीक है, काफ़ी पुराना टाइम हो गया, इसको 25 जुलाई को हुआ था, लेकिन स्टिल आने वाली प्री के लिए काम का है। तो साथ हम एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चंस का, कुछ इजी टफ मॉडरेट किस कैटेगरी में थे। ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की हमने रेफ़र करी है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है डाउट और डिबेट का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेपर था वैसे तो ओवरऑल एक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हीरे के लिए प्रसिद्ध है, कोई डाउट ही नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किस से? मतलब आपको अगर ये भी पता है कि चंबल अल्टीमेटली जाके यमुना में मिल जाती है, या चंबल जो है यमुना की ट्राइबिटरी है, सहायक नदी है, तो इसका आंसर आप इजीली लगा देते। इसका आंसर जो है यमुना है। ठीक है, और आयोग ने यमुना ही इसका माना है। बहुत से लोग गंगा बोल रहे थे, लेकिन यमुना ही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल पे आएगा। ठीक है, चंबल पर ही आएगा। दो क्वेश्चन लगातार चंबल पे। जवाहर सागर भी चंबल पे है, राणा सागर भी चंबल पे है, और गांधी सागर भी चंबल पे आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? अगर ऑप्शन में सोयाबीन होता तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता, लेकिन आंसर इसका गेहूँ है। चावल जो है वो यूपी की है। मध्य प्रदेश में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? बोल रहा था, देखो नहीं है पूछा है उसने, तो गन्ना जो है व्यापारिक फसल है, कपास है, केला है, बाजरा जो है बाजरा नहीं है। इसका आंसर जो है बाजरा हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, मैच द कॉलम का। देखो बच्चों का कहना है कि इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज और मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन पेपर को टफ बनाते हैं। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन आए थे पूरे, मैच द कॉलम और स्टेटमेंट मिला के सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। 90 क्वेश्चन आपके पुराने पैटर्न पे ही थे। ठीक है, और 10 में से ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप 10 के 10 छोड़ दोगे या गलत हो जाएंगे आपके, तो आप रिस्क नहीं लोगे। 10 में से 2 भी सही जाते हैं और 90 में से आप गेम करते हो, तो भी पेपर जो था डुएबल था। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो है कहाँ से हैं? मोरारजी देसाई पूछा है, एच डी देवेगौड़ा पूछा है, चरण सिंह पूछा और नरेंद्र मोदी। तो सब लोग सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को गुजरात जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। वैसे डी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश से। ठीक है, मोरारजी देसाई बम्बई से, एच डी देवेगौड़ा जो है आपके कर्नाटक से, और देवेगौड़ा अगर आपको पता हो तो बेंगलोर में वो भी है इनके नाम का एयरपोर्ट। ठीक है, चरण सिंह भी आप लोग लगा देते, चरण सिंह भी आप इजीली जा सकते थे उत्तर प्रदेश पे, और नरेंद्र मोदी और गुजरात से तो जा ही सकते हो। डी और ई से आप इजीली आंसर को मैच द कॉलम में सवाल एलिमिनेट करके सवाल को हल किया जा सकता था। तो टफ कैटेगरी में नहीं था ये क्वेश्चन, इजी बोलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश पूछ रहा है, और अतिरिक्त न्यायाधीश तो दोनों की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है आयोग ने ए माना है। ए सही है और 2 गलत है। ठीक है, एडिशनल जजेस को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लिया जाता, सिर्फ तदर्थ न्यायाधीश जिनको इंग्लिश में एडहॉक जजेस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन इंग्लिश में। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग एडहॉक जजेस याद रखना। सिर्फ मैं इंग्लिश में ही मैंने सॉल्व करता हूँ, तो एडहॉक जजेस इसका आंसर। तो 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल, ये कमीशन ने इसका आंसर माना है। आगे चलते हैं 8th पे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से केंद्रीय सार्वजनिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में महारत्न का दर्जा किसे नहीं दिया गया दिए हुए ऑप्शन में से? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मॉडरेट में इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है सीधे सीधे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था वो डेफिनेटली टफ था कि कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखो सह अध्यक्षता पूछी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्तीय सचिव के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी भी आपके सिलेबस में दी है। लोकपाल योजना को किस दिनांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावित? ये टफ क्वेश्चन, इसको मैं बोल सकता हूँ क्योंकि सीधे तारीख पूछ ली है, तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। तारीख वगैरह वाले क्वेश्चन ऐसे टफ हो जाते हैं, उसमें भी उसने एकदम मंथ और डेट के साथ पूछी है। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? ये बहुत मोटा करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो इजी की कैटेगरी में इसको डालेंगे हम लोग। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, म्यांमार का, अभी भी न्यूज़ में रह रहा है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, स्पोर्ट्स फेवरेट टॉपिक है, तो इसका आंसर जो है लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स की संस्थाएं उनका भी लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता?
तो ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी इसका उत्तर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? देखो, विक्रम पुरस्कार सीनियर प्लेयर के लिए, एकलव्य पुरस्कार जूनियर प्लेयर के लिए, और विश्वामित्र जो है ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, और द्रोणाचार्य जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो बहुत से बच्चों का द्रोणाचार्य लगा दिया, सिली मिस्टेक है, लेकिन विश्वामित्र इसका कोचेस को दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वो उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह। ठीक है, सही लग रहा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार और स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनके बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो दोनों सही है आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा। दोनों कथन सत्य हैं। आगे चलते। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखो, उपाध्यक्ष पूछ रहा है, उपाध्यक्ष बोले तो वाइस प्रेसिडेंट। तो अरविंद पनिग्रिया, अमिताभ कांत सीईओ रह चुके हैं। तो बहुत से लोगों ने अरविंद पनिग्रिया सही उत्तर है, अमिताभ कांत लगाया लोगों ने। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल नहीं है पूछ रहा है। आपके सिलेबस में दे रखा है तो नहीं है पूछ रहा है उसने, वो भी राज्य के पूछ रहा है, तो इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल नहीं रहता है, बाकी सारे लोग रहेंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो 90 दिन। अगर आपको जनरल लीगल का नॉलेज भी है, बेसिक तो 90 दिन का ही समय मिलता है, और ये तो आपके सिलेबस में दिया ही था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 90 दिन इसका उत्तर होगा। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई? तो 2013 के कानून के अंतर्गत की गई। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक, तो मोटा इजी क्वेश्चन एमपी के हिस्ट्री का, तो दोस्त मोहम्मद खान सबको पता रहता है, भोपाल के संस्थापक। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ये टफ क्वेश्चन था। ठीक है, कभी ऑप्शन ही नहीं सुने थे, बांधवगढ़ को छोड़ के गहोरा इसका उत्तर है। ठीक है, गौरा इसका उत्तर है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी, यही किसने कहा था? तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो इसका उत्तर है। भीमबेटका को किसने खोजा था? सिंपल क्वेश्चन है, तो वीएस वाकणकर साहब ने खोजा था। ठीक है, 1957 के समय पे, या 57 या 67 के समय पे। ठीक है, और यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको 2003 में जोड़ा गया भीमबेटका को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और गोंड इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको गोंड मिलेगी, और एमपी में आपको जो है भील मिलेगी। तो इसका आंसर जो है भील हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगेन ये वाला क्वेश्चन है जमाने वाला, जोड़ी जमाव वाला। तो वेल्स अगर आपको पता है तो दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इससे अगर आप जाते तो आपका आंसर आराम से निकल के आ जाता सी वाला। ठीक है, 26 का आंसर जो है सी हो जाता है। तो स्टेपीज़ आपकी आ जाएगी रूस में और यूरोप में और रूस में, और प्रायरीज़ आ जाएगी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद भारत को किस राज्य के सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, जनरल लॉजिक से भी लगा देते कि भैया एमपी का पेपर है, तो भी सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये टफ क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। ये नेशनल पार्क इतने सारे हैं पहले ही तो। ठीक है, तो 28 का आंसर जो है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, शायद उत्तराखंड में आता है। आगे चलते हैं 29वें क्वेश्चन से। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये अगर जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। निम्नलिखित दो कथन दिए गए, एक का अभिकथन और दूसरे का असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश गेहूँ प्रमुख उत्पादक राज्य, बिल्कुल है। सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 वार्षिक गेहूँ उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और आर भी इसका उत्तर सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए। ठीक है, इनको पद्मश्री अभी मिला है। करंट का, एमपी का करंट क्वेश्चन था तो इम्पॉर्टेंट था ये। कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस प्रदेश किस जिले में हुआ? इजी क्वेश्चन था, विदिशा में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, 750 मेगावाट से सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी मोटा बहुत बड़ा करंट अफेयर था। जुलाई में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था वर्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे, मार्च में अप्रैल में, तो रीवा में किया था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन हम लोग।
मिजोरम में स्थित फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगेन फैक्चुअल, इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इतना डीप में किसी को पता नहीं रहता है, तो नीला पर्वत कहा जाता है इसको। ठीक है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो अगर आपको इनके ईयर भी पता है, जैसे जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा 1922, चंपारण शताब्दी समारोह जो आप चंपारण का अगर ईयर भी पता है तो आप इसको आंसर इजीली लगा लेते, तो इसका आंसर जो है चौरी चौरा आएगा। ठीक है। चंपारण का 18 है शायद, चौरी चौरा को 100 साल हो रहे थे। ठीक है। आगे चलते हैं 36वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बराबर वेतन का संविदा होता है। बिल्कुल सही लग रहा है ये। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित हक स्व हस्ताक्षर के लिए अपना पद, नहीं देखो ये गलत है, इसका ये गलत हो जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 37 टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, इतनी डीप में कोई नहीं पढ़ता। इसके आंसर 2 माने कमीशन ने, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है 7वीं अनुसूची में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन कहाँ पे मेंशन है? तो सूची 1 में भी है 72 पे और सूची 2 में भी 37 पे। टफ क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 1 फरवरी 1994 को किया गया था ये। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। कब की जाएगी? जब संबंधित राज्य इस संबंध को करार करते हैं और संसद विधि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयुक्त नियुक्त करता है। तो ए व बी दोनों इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन टफ था ये, अगर आपने अच्छे किसी सोर्स से पढ़ा है तो उसमें मेंशन था ये। इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। टफ क्वेश्चन था। राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये भी एक टफ क्वेश्चन था, इतने अंदर कोई जाता नहीं है। नंदराम दास था इनका। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास था। ठीक है, टफ था ये। एमपी का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, टफ था ये क्वेश्चन, बहुत न्यूज़ में रहा पेपर आने के बाद। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा, बहुत से लोगों ने अमरकंटक लगाया, बहुत से लोगों ने ओमकारेश्वर लगाया, लेकिन उज्जैन है, उज्जैन में होती है। 84 महादेव के मंदिर है, एक एक मंदिर घूम के सब पूरा 84 महादेव की यात्रा आपको उज्जैन में होगी। ठीक है, तो इस वजह से पेपर काफ़ी अच्छा था। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो बहुत टफ क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके पीछे लोगों ने बहुत डिबेट हुआ, बहुत किताबें बदली, तो इसका आंसर जो है धनपाल होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ऐसे जो नहीं बने, तो उन पे ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम, ये सिंपल क्वेश्चन था, काकनाम होगा। ठीक है, दशपुर आपका जो है, दशपुर पुराना नाम मंदसौर का है। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? ये इसने भी बहुत न्यूज़ बनाई। ठीक है, टांटिया नहीं था इसका नाम। टांटिया अगर होता तो देता ही क्यों पेपर में। गणपत जो था वो लुटेरा था होलकरों के टाइम पे, अहिल्या बाई ने उसके लूट पाट से बचने के लिए जाम गेट बनवाया था। बिजनिया भी नहीं था, टंडरा है इसका आंसर। ठीक है, तो टंडरा ही माना है आयोग ने फाइनली। आयोग ने 2 आंसर माने। ठीक है, टांटिया और टंडरा, तो लोगों का फ़ायदा हो गया है इसमें। ठीक है, टांटिया भी था और टंडरा भी था, लेकिन न्यूज़ बनाई इस क्वेश्चन ने। जेनेटिक कोड की विशिष्ट, अब ये साइंस का क्वेश्चन था, विशिष्ट विशेषता, यह प्राय सार्वत्रिक होती है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड धारकों से बना होता है। ये अंतव्यापी गैर स्पष्ट एवं कोमरहित होती है। इनमें प्रारंभ एवं समापन कोडन होता है। अभी इसको इंग्लिश में अगर देखते तो ज़्यादा समझ में आता इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त तो सभी सही थे इसमें। आगे चलते हैं। ये अगेन मोटा करंट का था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे पूछा है उसने? तो हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, सिंपल, सॉरी हैदराबाद में लोकेटेड नहीं है, पुणे में लोकेटेड है। तो ये मेजर करंट अफेयर था। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे था? पुणे में था। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स निर्मित की है? ये भी मेजर करंट अफेयर था। तो इसका आंसर जो है नॉर्वे आएगा। नॉर्वे के साथ ब्लू इकोनॉमी के हमने पार्टनरशिप करी है। तो थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते थे इसको, लेकिन हर मेजर मैगजीन में दिया ही था ये कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आ चलते हैं। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस में किस संकर की किस्म? ये भी बहुत उटपटांग क्वेश्चन था। इतना क्रॉस में कौन जाता है यार फसलों की।
तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग है, नहीं तो तुक्का ठोक दो, नहीं गलत होता तो हो कोई मतलब नहीं इतना पढ़ के, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन डुएबल है वो गलत नहीं होना चाहिए हमारे पेपर में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन था, अगर आप ठीक से पढ़ते तो इसका आंसर निकाल लेते। माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका उत्तर है। 51 पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था, इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार, ये अगेन टफ क्वेश्चन था। ये इन्हीं क्वेश्चनों ने देखो पेपर टफ बनाया। अब इसके बाद कुछ लगातार क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ आएंगे। तो डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर A.S. सेन ने ये बात बोली थी। और 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तर भारत में गोरे आदमी को गाड़ियों को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? तो ये बोला था W.H. रसल ने बोला था। ये भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो ये कहा था चार्ल्स मेटाकाल्फ ने। टफ क्वेश्चन है ये भी, मैंने आपको बोला अभी सारे टफ आने वाले हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय स्थापना की गई थी? देखो ये कर सकते थे आप, इसमें आप ये कर सकते थे कि उस समय पे राज्य तो कम ही होंगे, इतने 21 और 22 तो नहीं होंगे, तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं 18 और 14। उसमें से भी 9 यूनियन टेरिटरी कैसे हो सकती थी? कम ही होगी। तो इसका आंसर भी 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार प्रीवी पर्सेस की समाप्ति कब की गई थी? अगर ये आपको पता है कि 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इंदिरा गांधी का कार्यकाल पता है, इंदिरा गांधी ने ये प्रीवी पर्सेस हटाया था। प्रीवी पर्सेस ये था कि जो राजा महाराजाओं को सरकार बनने के बाद हटाया गया, उनको सरकार पेंशन दे रही थी, तो ये पेंशन हटाई थी किसने? इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी का कार्यकाल 71, बाकी ऑप्शन में कहीं बैठ ही नहीं रहा था इंदिरा गांधी का कार्यकाल। तो ये इस पीछे वाले बैकग्राउंड लॉजिक से आपका सवाल हो सकता था। किस संगठन ने व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। मेजर करंट अफेयर में था, इसरो ने किया ये, और गगनयान में हम लोग इसको भेजने वाले हैं। गार्टनर के अनुसार 4 चरणीय परिपक्वता मॉडल क्रम में व्यवस्थित। ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है, और टेक्निकल क्वेश्चन था, और ये बहुत टफ किसको मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग थे। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, इसमें भी डिबेट हुई थी क्वेश्चन में, तो 2 आयोग आंसर ने मांगे। ग्राफ भी बनता है और ट्री भी बनता है, ठीक है। ट्री ऐसे बनता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कनेक्ट होते जाते हैं, तो ये ट्री कनेक्शन है। नेटवर्किंग का कनेक्शन पूछ रहा है वो। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। 32 बिट, 64 बिट, 128, 128 भी नहीं है, 256 भी नहीं है, 32 और 64 में आप कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर जो है 128 बिट माना है, ठीक है। 64 भी नहीं है और 32 भी नहीं है, 128 बिट इसका आंसर है। IPv6 प्रोटोकॉल जो है, IPv6 प्रोटोकॉल 128 बिट का होगा, ठीक है, करेक्ट है एकदम। यही वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है आपका ICT का। तो सहयोगात्मक फिल्टरिंग, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत से लोगों को गलत हुआ है। फिल्टरिंग होता है ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो आपको पता है कि इस पे क्वेश्चन आते ही हैं पॉपुलेशन पे और डेमोग्राफी पे। तो नागालैंड एकमात्र था जहाँ पे नेगेटिव गई है। और उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो ये जनरल लॉजिक से था, नेफ्ता होगा, जिप्सम होगा, सल्फर होगा। नेफ्ता भले ही आपको पता नहीं, लेकिन कॉस्टिक सोडा कैसे रॉ मटेरियल में यूज़ हो सकता है? खाने की चीज़ है वो। उर्वरक उद्योग की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद अगेन थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं आप लोग। तो किलिमंजारो सबको पता होता है, सुमेलित नहीं है पूछा था उसने। किलिमंजारो अफ्रीका में बिल्कुल सही है। माउंट मेकाले पे रुकते हैं हम लोग, ठीक है। एल्ब्रूज जो है वो एशिया में नहीं है, यूरोप में है। तो ये अगर आपको पता है मोटे मोटे पर्वत श्रेणी, तो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ, तो एल्ब्रूज जो है यूरोप में है, बाकी सारे करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। मैच द कॉलम आ गया है कि कौन सा एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, ठीक है। तो जमा लेते हैं इसको। आंसर जो है ए है। तो वाणिज्य दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे डेनमार्क, वाणिज्य अन्न उत्पादन में जो है आपका अर्जेंटीना है, और वाणिज्यिक बागती कृषि में जो है आपका मलेशिया है, और वाणिज्यिक फल उत्पादन में
फ्रांस से। फ्रांस में अगर आप फल उत्पादन, आपको पता होता है यहाँ पे वाइन बनती है फ्रांस में, जो कि ग्रेप्स से होती है, तो उससे भी आप एक लॉजिक से सवाल निकाल सकते थे। और दुग्ध में सबसे ज़्यादा आगे डेनमार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकसित की संभावना अधिक है? देखो ये सिंपल आप लगा सकते थे कि पवन ऊर्जा वहीं पे ज़्यादा होगी जहाँ समुद्र होगा, समुद्र से हवाएं आती है, पवन ऊर्जा का विकास क्षेत्र भी वहाँ पे ज़्यादा होने की संभावना है। ठीक है, पंजाब में समुद्र नहीं लगता, उत्तर प्रदेश में नहीं लगता, बिहार झारखंड में नहीं लगता है, तमिलनाडु और गुजरात में लगता है, राजस्थान में भी नहीं लगता, उड़ीसा में लगता है, लेकिन दोनों राज्य कौन से हैं? तो इस लॉजिक से मैंने सवाल हल किया था, और आप भी ऐसे ही सोचते, और सोचने का तरीका भी यही मेरे को लगता है कि सही होता। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य को मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, इतने अंदर कौन जाके पढ़ता है? तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है आपको ये प्रश्न का उत्तर। चचनामा के अनुसार, पहली बात तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सट्रीमली टफ बोलेंगे इसको। चचनामा ही नहीं पता है कि किसने लिखा है ये। चचनामा क्या है? पहली बार ही सुना होगा लोगों ने। तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी चचनामा के अनुसार? तो चचनामा ही इतना अनपॉपुलर ग्रंथ है, उसको भी, उसमें भी उसके बारे में तुम पूछ रहे हो, तो बड़ा टफ क्वेश्चन था ये। अगर इन पे लोड नहीं लेना, इन टाइप पे क्वेश्चन पे अगर होता है तो होता है, ठीक, नहीं तो छोड़ो। इसका उत्तर वैसे हम लोग रट लेते हैं अभी, अरोड़ था। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो मुगल कालीन, ये भी टफ क्वेश्चन था। इसका आंसर जो है साकी मुस्तैद खां की रचना है ये। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनी तथा उपानी है, ये टर्मिनोलॉजी मेडाइवल इंडिया की काफ़ी टफ थी। तो जूते को बोला जाता है, ठीक है, जूते को बोला जाता है, पनी और उपानी। आगे चलते हैं हम लोग 70वें क्वेश्चन पे। आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, इस पर काफ़ी डिबेट हुआ क्वेश्चन, लेकिन फाइनली देवेंद्र नाथ टैगोर ही इसका उत्तर कमीशन ने मांगा। बहुत से लोगों ने केशव चंद्र सेन भी माना, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर इसका उत्तर। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1945 में अंतिम आयोजित किया गया था। ठीक है, सिलेबस में है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। संविधान सभा का प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये भी डिबेटेबल क्वेश्चन रहा। बहुत से लोगों ने इसका HC मुखर्जी लगाया, लेकिन इसका आंसर आयोग ने फ्रैंक एंथनी माना है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन था, इसको बोल सकते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना से संबंध में उचित है? तो देखो, विवेक नहीं हो सकता, सहमति नहीं हो सकती, आशय और निर्देश, उसमें भी आशय आएगा इसका उत्तर। राष्ट्रपति का इंटेंट होता है ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है, देखो पूर्ण निषेध होगा ये तो सिंपल आप लगा देते कि भाई एब्सोल्यूट निषेध करता है, वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, पूरा कंप्लीट ही पार्शियली थोड़ी ना करेगा। ठीक है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 71 द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ठीक है, मान लेते हैं, इस पर रुकते हैं हम लोग। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, तो दोनों सही है। 101 जो अमेंडमेंट था वो आपका GST को लेकर के था। तो GST जब आया था तो राज्य और केंद्रों के कुछ प्रावधान को अमेंड किया था, तो जो 368 के अंदर में आ रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, C होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 76 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? टफ क्वेश्चन है, सबके बारे में इतना जानकारी होना आपके लिए अपने आप में चैलेंज हो जाता है। तो इसका आंसर जो है भागवत दयाल शर्मा जो है निम्नलिखित राज्यों में राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्री कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? देखो बहुत टफ क्वेश्चन था ये। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे हैं पूछ रहा है, ठीक है ना, तो बहुत टफ हो जाता है ये। केवल 1 और 2 सही रहे। तो दिग्विजय कभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे, और मोतीलाल वोरा भी कभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे हैं। ठीक है, और सबने लगाया होगा कि दिग्विजय सिंह तो रहेंगे ही सही कांग्रेस में, लेकिन नहीं रहे हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन कभी भी। आगे चलते मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुनिए। तो ये भी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लॉजिक से हो जाता है ये। 3, 2, 4, 1। सबसे पहले शपथ होगी, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, परिचय और निबंध संबंधी उल्लेख। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? देखो नहीं रहे हैं पूछ रहा है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो ये भी टफ क्वेश्चन है, इतनी जानकारी होना। तो SK झा नहीं रहे हैं।
मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण एवं प्रावधान के संबंध संविधान में निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ये भी टफ क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, ठीक है, ना के सब धारा 1 में दिया हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग सागौन का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो लगभग 20% वन सागौन का पाया जाता है, ठीक है। बेतवा नदी निकलती है देखो विंध्याचल और सतपुड़ा, तो कुमरा गांव रायसेन से निकलती बेतवा नदी, और रायसेन कहाँ पे आता है, विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, तो सब लोग जानते हैं उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर ज़्यादा रहता है। आगे चलते, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, कैसे बढ़ता है भैया औसत तापमान, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब उसके पीछे पूरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट ऑफ सन का, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था काफ़ी। तो आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है तापमान मध्य प्रदेश के अंदर। आगे चलते हैं, अधात्विक खनिज है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अधात्विक कौन सा होगा, संगमरमर जो है, नॉन मेटेलिक। मनुष्य में कितने जोड़े कपाल तंत्रिका, देखो गलत पूछा है क्वेश्चन पूछने वाले में, बोन्स पूछना था इसका, ठीक है, बोन्स दी हुई है, इसका आंसर जो है 12 आएगा। किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, किसी भी परिस्थिति के में तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा रहेगा, ऐसे करके यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर तक एनर्जी कम होती चली जाती है। शेर, मान लो शेर किसी को खाता है, उसके बाद उसको कोई खाता है तो वो एनर्जी कम होती चली जाती है। मोनोसोडियम कॉन्सेप्ट है वो एनवायरनमेंट का, मोनोसोडियम ग्लूकामेट का उपयोग किया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मोनोसोडियम ग्लूकामेट का। इसके ऑप्शन 2 माने हैं, स्वाद बढ़ाने में भी किया जाता है और सुरक्षित रखने में भी किया जाता है, ठीक है। मेन इसका प्रिजर्वेटिव है सुरक्षित रखने के लिए, स्वाद बढ़ाना है मेन इसका। आपने देखा होगा नूडल्स या चाइनीज़ वगैरह आप खाते हो तो वाइट कलर का वो कुछ कुछ डालता है, तो वो MSG रहता है। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, 2005 में, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो भैया मार्स भी है, सार्स भी है, 19 भी है, तो उपरोक्त तो सभी है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है पूछ रहा है वो, ठीक है, नहीं है पूछ रहा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, बाकी सब है। XML का पूरा नाम क्या होगा, तो एक्सटेंडेबल, XE से स्टार्ट होगा वो, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। 93rd क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोवेव, ये टफ क्वेश्चन था, ये अच्छे से गलत हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, इतना अंदर में कौन याद रखता है यार, गीगाहर्ट्ज़ की अब तरंगे याद रखने लग जाएंगे तो फिर बाकी कब पढ़ेंगे। ये 1 गीगाहर्ट्ज़ और ऑप्शन में उस टाइम पे इतना गलत होने के चांस रहते हैं। ये ब्लो फिश का प्रकार क्या है, ये भी टफ क्वेश्चन है। प्यूमा भी टफ क्वेश्चन है। ब्लो फिश जो है कंप्यूटर से पूछा था क्वेश्चन, समीपित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। प्यूमा क्या है, प्यूमा जो है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है, ठीक है। 2011 में जनगणना मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के, सबको पता है, बालाघाट। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2017 के लिए, ये टफ क्वेश्चन था और ये इन्होंने करंट से पूछा था MP के। इसका 34.14 इसका उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो सब लोग जानते हैं सिर्फ हीरा जो है पन्ना वगैरह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में, तो मध्य भोपाल में है, और 2 हैं, एक इंदिरा गांधी भी है और राज्य सरकार का भी है। इंदिरा गांधी जो है केंद्र सरकार का है, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है केंद्र सरकार है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है, तो आकांक्षा योजना जो अनुसूचित जनजाति छात्राओं को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए, आकांक्षा, ठीक है, आप नाम से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है गाइस। तो ये मेन आपके MP के प्री का 2020 का पेपर था, काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर था ये, ठीक है। बाकी और हम लोग चैनल पे अलग अलग स्टेट की PSC के पेपर भी डिस्कस करेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को।